नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डिशूम पर। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जेरूसलम, इज़राइल की राजधानी जेरूसलम के आधुनिक इतिहास के बारे में और जानेंगे कि क्या है जेरूसलम के पीछे इज़राइल और फिलिस्तीन या अरब देश के या अरब वर्ल्ड के जो अरब नेशंस हैं उनके बीच का विवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग जेरूसलम की यात्रा। तो देखिए दोस्तों, जेरूसलम की जो स्थिति है वो ये है कि जेरूसलम आप ऐसे समझें कि विश्व के सबसे पुराने जो आज भी उपस्थित शहर हैं उनमें से सबसे पुराने शहरों में से वो एक है जेरूसलम। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 3000 BC के आसपास के इसका इतिहास शुरू होता है। हम लोग उतने पुराने इतिहास पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग इसके आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जेरूसलम पे बात करने की क्या आवश्यकता है, उसकी महत्ता क्या है। तो जेरूसलम को आप ऐसे समझें दोस्तों कि जेरूसलम विश्व का एकमात्र शायद ऐसा स्थान होगा जो कि 3 अलग अलग धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान है, बहुत ही प्रमुख धार्मिक स्थान है। इसमें एक है इसमें मुसलमानों के लिए या मुस्लिम्स के लिए जो जेरूसलम है ये मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे प्रमुख धार्मिक स्थान है, खास तौर से सुन्नी सेक्ट को फॉलो करने वाले लोगों के लिए, ठीक है। और उसका कारण है वहां पे उपस्थित टेंपल माउंट, जहां पे डोम ऑफ रॉक है और अल अक्सा मस्जिद है। तो चलिए इसके बारे में फिर हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या उसकी महत्ता है। बट तीसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जेरूसलम मक्का मदीना के बाद मुसलमानों के लिए। अब आते हैं अगर हम यहूदियों के लिए, तो यहूदियों के लिए तो दे कॉल इट, वो इसे कहते हैं होलीएस्ट ऑफ होलीज, मतलब सारे पवित्र धार्मिक स्थानों में से सबसे पवित्र स्थान वो इस जेरूसलम में स्थित टेंपल माउंट को ही मानते हैं, जहां पे उनका ये मानना है यहूदियों का दोस्तों कि वहीं से विश्व का सृजन हुआ है, वहीं की मिट्टी से पहले मानव की उत्पत्ति हुई है। तो टेंपल माउंट मुसलमानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि टेंपल माउंट के अंदर ही स्थित है डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद, वो जो बड़ा सा कंपाउंड है। और टेंपल माउंट के अंदर ही इनका यहूदियों का जो होलीएस्ट ऑफ होली प्लेसेस है वो भी वही मानते हैं। अब बात अगर आती है आपके ईसाइयों के लिए, तो ईसाइयों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जेरूसलम महत्वपूर्ण स्थान है। उसका कारण है यहाँ पे उपस्थित एक चर्च, उस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ होली स्कल्प्स। तो ये तीनों, अच्छा हाँ, और यहाँ पे ईसाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये चर्च जो जेरूसलम में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे ईसाइयों का मानना है कि जो क्रूसीफाई या जो सूली पे चढ़े थे ईसा मसीह, वो इसी स्थान पे चढ़े थे और इसी स्थान पे उनका री इनकारनेशन या पुनः अवतार उनका इसी स्थान पे हुआ था। तो ये 3 बड़े विश्व के धार्मिक जो आपके अनुयायी हैं या धर्म हैं, उनके अनुयायियों के लिए जेरूसलम में स्थित 3 आपके स्थान हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जेरूसलम विश्व के लिए, विश्व की राजनीति के लिए, इज़राइल के लिए, अरब देशों के लिए और ईसाइयों के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जेरूसलम की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब अगर इतिहास की आधुनिक उसके इतिहास की बारे में बात करें और जहां से हम लोग आज की स्थिति पर आएंगे, तो देखिए आप ऐसे समझें कि जेरूसलम जो पुराना चूंकि शहर है, तो ओल्ड जेरूसलम एक है और न्यू जेरूसलम जो नया जेरूसलम है वो दूसरा है। तो जो ओल्ड जेरूसलम है वो पहले से ही चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था। उसी दीवार जो वॉल का कंपाउंड है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके अंदर स्थित है ओल्ड जेरूसलम। और वो वहां पे 4 ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो अलग अलग धर्म के अनुयायियों द्वारा वहां पे या बसाए गए हैं, या ज्यादातर उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर धर्म के ही वहां पे लोग रहते हैं। इसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज, तो क्षेत्रफल के रूप में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो आता है मुसलमानों के पास, जहां पे मुसलमान रहते हैं। ओल्ड जेरूसलम के अंदर की बात हो रही है दोस्तों। तो वहीं पे उनका वो जो टेंपल माउंट है वगैरह, जो अल अक्सा मस्जिद है, वो वहीं पे स्थित है। उसके अलावा यहूदी हैं,
जो जिनकी बसावट ज़्यादातर वहाँ पे जो पुरानी जो वॉल है, जिसको कि वहाँ पे पश्चिमी वॉल, वेस्टर्न वॉल कहते हैं, उसके आसपास की है, ईसाई हैं और आर्मेनियंस हैं। आर्मेनियंस भी ईसाई ही होते हैं, लेकिन वहां पे चूंकि उनका कल्चर अलग है, चीजें अलग हैं, तो वो एक अलग बसावट है। तो ओल्ड जेरूसलम में आज भी 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में 4 अलग अलग धर्म के अनुयायी अपने अपने कल्चर के साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वहां पे जेरूसलम में ये बात आप मान लीजिए 19वीं सदी के मध्य से शुरू होकर और लगभग 20वीं सदी के लगभग 1947-48 तक बहुत सारे ईसाई अलग अलग देशों से, अफ्रीका से, ईस्टर्न यूरोपियन नेशन से, उसका कारण फिर आप लोग जब बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों, उसका कारण या उसका डिटेल आपको इजराइल से संबंधित जो हम लोगों का वीडियो है वहां पे मिल जाएगा। तो बहुत सारे कारण थे जिसके चलते बहुत सारे यहूदी ज्यूज जो हैं वो ईस्टर्न यूरोपियन नेशन से, अमेरिका से, अफ्रीकन नेशन से, बाकी नेशन से यहाँ पे आना शुरू हुए। और जब वो आए, उनका माइग्रेशन हुआ, और वो जो क्षेत्र था जिसे हम लोग पूरा फिलिस्तीन तब कहलाया जाता था, तो ये पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाया जाता था। तो वहां पे ये लोग आते हैं और जब संख्या बढ़ती है तो ये लोग एक बाहर, उस दीवार के बाहर, ओल्ड जेरूसलम की दीवार के बाहर अपनी बसावट बनाते हैं, रहना शुरू करते हैं, घर बनते हैं, बाकी चीजें बनती हैं, तो वो न्यू जेरूसलम का शेप ले लेता है। तो दीवार के बाहर नया जेरूसलम है, दीवार के अंदर आपका ओल्ड जेरूसलम है। तो ये तो हो गई उसकी भौगोलिक स्थिति। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे ये लोग ज्यूज, यहूदियों का आना बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फिर फिलिस्तीन जो वहां पे जो अरब के लोग हैं, जो वहां पे फिलिस्तीन, क्योंकि वहां राष्ट्र हुआ करता था, तो फिलिस्तीन के लोग जो हम कह सकते हैं उन्हें, बल्कि अब वो अरब के ही लोग माने जाते हैं, तो वो लोग थे, उनका आक्रोश बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो जनसंख्या थी यहूदियों की बढ़ती आती, कई लाख यहूदी वहां पे आके बस जाते हैं। फिर वहां पे शुरू होता है एक फ्रिक्शन, टेंशन, और एक तरह से यहूदियों और अरब के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है। युद्ध आप कह लें या सिविल गृह युद्ध कह लें, उसकी स्थिति वहां पे बननी शुरू होती है। तो देखिए जैसे जैसे ये उन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति या फ्रिक्शन बढ़ता है दोस्तों, वहां पे फिर अपनी अपनी वो लोग मिलिशियाज, मतलब एक आर्मी खड़ी कर लेते हैं। बहुत सारी अलग अलग यहूदी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे जो संगठन है वो अपनी अपनी एक आर्म्ड फोर्स खड़ी कर लेते हैं। ऐसे ही फिलिस्तीनियों या अरबों के तरफ से होता है। लेकिन फिर आता है 1947, जब वहां पे जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन है, वो एक पार्टीशन प्लान, एक विभाजन की योजना देता है। उस विभाजन की योजना के तहत क्या होता है कि वो तब का जो फिलिस्तीन होता है दोस्तों, वो उसे पहले मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन कहते थे, वो ब्रिटिशर्स के अंडर होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, और 2 के बाद भी वो उन्हीं के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इसके भी लिए आप दोस्तों आप लोग इजराइल का जो वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं इसके डिटेल के लिए। तो चलिए, तो फिर जो आपका विभाजन योजना होती है उसके तहत वो प्रपोजल क्या होता है संयुक्त राष्ट्र में, वो प्रपोजल ये होता है कि वो जो फिलिस्तीन है उसको 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटा जाए। एक राष्ट्र यहूदियों का राष्ट्र होगा और एक राष्ट्र अरब जो फिलिस्तीनी है उनका राष्ट्र होगा। और जेरूसलम जो शहर है वो चूंकि यहूदी भी चाहते थे और अरब भी अपने साथ चाहते थे, और प्लस ईसाइयों का भी वहां पे बहुत इंटरेस्ट था, तो उसको फिर यूएन ने कहा कि वो एक इंटरनेशनल कमीशन और ट्रस्ट के अंडर रहेगा। एक तरह से आप मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र के अंडर वो रहना था। और जो जेरूसलम की स्थिति, भौगोलिक स्थिति उस विभाजन योजना के अंतर्गत जो बननी थी वो ये थी कि जेरूसलम चारों तरफ से आपका अरब जो फिलिस्तीनी राष्ट्र है उससे घिरा हुआ होगा, और एकमात्र एक हाईवे होगा जो कि यहूदी के जो आपके लैंड एरियाज हैं, जो उनके भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनका राष्ट्र है, उससे एक हाईवे से वो जेरूसलम जुड़ा रहेगा। तो ये प्लान था। अरबों ने ये प्लान कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन यहूदियों ने ये प्लान स्वीकार लिया। वहां पे भी कुछ विरोधाभास था उनके संगठनों में, लेकिन ज्यादातर उनको लगा कि चलिए, क्योंकि बहुत पुरानी उनकी एक मांग थी एक अपने राष्ट्र, यहूदियों का अपने राष्ट्र की, तो उन्होंने इस प्लान को स्वीकार लिया। लेकिन और उस प्लान में ये तय हुआ, उस प्लान में दोस्तों ये तय हुआ कि मई 1948 तक आते आते जो ब्रिटिशर्स हैं वो वहां पे जो फिलिस्तीन क्षेत्र है जिसमें कि ट्रांस जॉर्डन या आज का जॉर्डन भी आता था, उसे छोड़ देंगे।
तो ये वो उस प्लान में था। लेकिन मार्च तक आते आते हुआ क्या कि यहूदियों और अरबों के बीच में एक तरह से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया जेरूसलम पे कब्जा को लेकर। यहूदी भी उसको चाहते थे और अरब को तो वैसे भी स्वीकार्य नहीं था वहां पे कोई और राष्ट्र का गठन होना। तो उनके बीच में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और जैसे ही 14 मई 1948 में इजराइल अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है और इजराइल अपना नाम देता है, यहूदी का जो राष्ट्र है यहूदियों का, इजराइल उसे जिसे नाम देता है, जैसे ही करता है दूसरे दिन 15 मई 1948 में जो अरब देश होते हैं जिसमें इजिप्ट है, लेबनान है, आप उसको भी आप देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं हम लोगों के इजराइल वाले वीडियो में, जिसको कि अरब इजराइल युद्ध 1948 का कहा जाता है। तो अरब के बहुत सारे नेशन होते हैं, देश होते हैं, इन लोगों के बीच में 15 मई 1948 में युद्ध छिड़ जाता है। और शुरुआत में इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अरब की जो सेना होती है वो तेजी से आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन फिर वहां पे रोल आता है जो इजराइल के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं डेविड बेन गुरियन। उनका नाम यहां पे इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जो आज इजराइल का स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, जो आकार देख रहे हैं, जो वहां पे संपन्नता देख रहे हैं, जो उसकी मजबूती देख रहे हैं, उसको बनाने में ये जो प्रथम प्रधानमंत्री थे गुरियन, इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने क्या किया, देखिए आप देखिएगा कितना कमिटमेंट था ज्यूज में, यहूदियों में अपने उस राष्ट्र को लेकर। ये आप लोग जब इजराइल का वीडियो भी देखेंगे तब भी वहां पे भी मैंने यहाँ चर्चा की है कि वहां पे कितना कमिटमेंट दिखता है। पूरी आप हिस्ट्री जब यहूदियों को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बहुत सारे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे मिलिशियाज बने हुए थे, लेकिन किसी एक का उन सब पे अधिकार नहीं था, किसी एक की कमांड नहीं थी। तो फिर गुरियन ने सबको उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि सब लोग आ जाएं और एक इजरायली डिफेंस फोर्स IDF की उन्होंने स्थापना की। ज्यादातर मिलिशियाज उसमें आ भी गए, लेकिन यहां पे एक चीज आप जानिए कि जो 1-2 मिलिशिया थे इन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, उनको ब्रूटली क्रश कर दिया गया। एक मिलिशिया जो इजिप्ट की से यहूदी की एक आर्म्ड ग्रुप था जो इजिप्ट से चला अरब के अगेंस्ट लड़ने में इस युद्ध के दौरान, वो जो शिप थी उस शिप को इजराइल की फोर्सेस ने डुबो दिया। कारण सिंपल था, उनका कारण सिंपल था कि अगर अलग अलग मिलिशियाज रहेंगे तो इजराइल कभी एक राष्ट्र के रूप में पनप नहीं पाएगा, गृह युद्ध की स्थिति आपस में बनी रहेगी। तो जो उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस को जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, उनको इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने यहूदी ऑर्गेनाइजेशन को खुद क्रश कर दिया। और उसके साथ साथ फिर गुरियन ने वहां पे कंपल्शन लगाया कि हर युवक और युवती को वहां पे सेना में सर्व करना जरूरी कर दिया गया। सेना में जाने 3 साल या 5 साल के लिए वहां पे सेना में जाना कंपलसरी कर दिया गया सबके लिए। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया इजराइल की ताकत बढ़ती गई, जबरदस्त फंड आया बाहर से, जो यहूदी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी तरफ से जबरदस्त फंड आया, जिसकी सहायता से इजराइल की फोर्सेस ने ईस्टर्न यूरोपियन नेशन से बहुत सारे हथियार खरीदे और 1949 तक आते आते उन्होंने सारा पासा पलट दिया और पूरा उन्होंने अपने आप इससे एक तरह से समझें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की, क्योंकि उनके अगेंस्ट लगभग 6-7 अरब देशों की सेनाएं लड़ रही थीं और वो जीत गए। ये हुआ 1948। लेकिन यहां पे चर्चा इसकी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि 1948 के इस युद्ध के बाद जो पश्चिमी जेरूसलम है वो इजराइल के कब्जे में आ गया और जो पुराना जेरूसलम और जो पूर्वी जेरूसलम था वो जॉर्डन के कब्जे में चला गया। और 1949 में इजराइल ने अपनी जो पार्लियामेंट है, संसद है, नेसेट उसे कहते हैं, उसकी स्थापना जेरूसलम में कर दी। और 1950 में जेरूसलम के जिस हिस्से पर इजराइल का कब्जा था उस हिस्से को उन्होंने राजधानी डिक्लेयर कर दिया 1950 में। फिर आता है 1967 का 6 दिन का 6 डेज वॉर। उसकी डिटेल के लिए भी आप लोग इजराइल वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब इस युद्ध का अंत होता है 1967 के, तो उस युद्ध में इजराइल को जबरदस्त सफलता प्राप्त होती है और पूरा का पूरा जेरूसलम जो जॉर्डन के कब्जे में था वो भी इजराइल अपने कब्जे में ले लेता, उसे जीत लेता है। अब इजराइल के कब्जे में पूरा जेरूसलम होता है।
वेस्टर्न, ईस्टर्न, ओल्ड सिटी सारा का सारा इजराइल के कब्जे में है। और आज की स्थिति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आज पूरा जेरूसलम पे इजराइल का ही कब्जा है। वो बात अलग है कि वहां पे जो टेंपल माउंट है, जहां पे अल अक्सा मंदिर है, डोम ऑफ रॉक है, जो कि मुस्लिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसका प्रबंधन आज भी एक इस्लामिक ट्रस्ट जिसे वक्फ कहते हैं, वहां मतलब हर जगह वक्फी कहते हैं, वक्फ वहां पे कर रहा है। तो बस बाकी सारा जो उसकी जो कंट्रोल है उस पूरे जेरूसलम पे वो आज इजराइल का ही है। 1980 में इजराइल की जो संसद है नेसेट, उसने जेरूसलम को अनंत काल तक अविभाजित राजधानी घोषित कर दिया, जिसको कि आज भी बहुत सारे राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र उसे मानते नहीं है। संयुक्त राष्ट्र भी उसे एक विवादित क्षेत्र मानता है। और जो फिलिस्तीनी राष्ट्र का जो सपना है या जो भी थोड़ा बहुत वो बना हुआ है, उसका डिटेल भी आप लोग फिर इजराइल के वीडियो में देख लीजिए। तो जो भी है तो वो भी अपनी राजधानी जेरूसलम पे क्लेम करते हैं और उसे वो वापस चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा विवाद का कारण है जेरूसलम, फिलिस्तीन और इजराइल में। और चूंकि इस्लाम मुस्लिम्स का ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए अरब देशों भी, इसलिए जेरूसलम की वजह से अरब देश भी इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। आज की बिल्कुल स्थिति क्या है दोस्तों? तो आज की स्थिति है कि 2018 तक किसी भी देश का एक भी दूतावास जेरूसलम में नहीं था। वो बात अलग है कि 1950 से जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। सब ने अपना दूतावास तेल अवीव, जो शुरुआत में कुछ महीने या एक आध साल के लिए इजराइल की राजधानी थी, वहां पे बना रखा है। 2018 में सबसे पहले यूएस ने, ट्रंप जब वहां पे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो यूएस ने सबसे पहले जेरूसलम को इजराइल की राजधानी स्वीकारा और अपना जो दूतावास था वो तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट किया। उसके बाद ग्वाटेमाला ने शिफ्ट किया। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये है दोस्तों कि अब्राहम वहां पे संधि साइन की है इजराइल ने बहुत सारे मुस्लिम नेशंस के साथ। और रिसेंटली बिल्कुल लेटेस्ट में कोसोवो के साथ, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य आपका राष्ट्र है यूरोप में, कोसोवो के साथ इन्होंने, इजराइल ने अब्राहम संधि साइन की है, जिसके तहत कोसोवो ने स्वीकारा है कि इजराइल एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र है और जेरूसलम उसकी राजधानी है। तो अब कोसोवो भी अपना दूतावास जेरूसलम में खोल रहा है। और मलावी है, इक्वेटोरियल गिनिया है, ये 2-3 राष्ट्र और भी हैं जिन्होंने कमिट किया है कि हाँ, हम भी अपना दूतावास जेरूसलम में खोलेंगे। तो ये है जेरूसलम की आज की स्थिति और उसका ये जो आधुनिक इतिहास की कहानी दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।